नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं इंटरनेशनल मामले में भारत की कूटनीतिक जीत की। भारत इस समय इस स्थिति में है कि विश्व में कोई भी कंट्री, पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, केवल विश्व के किसी भी देश के साथ इस समय वो वार्ता कर सकता है। और सबसे खास बात ये, जो कट्टर दुश्मन दो देश हो सकते हैं, रशिया और अमेरिका, भारत दोनों के साथ बात कर सकता है, दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं। मैं अगर बात कहूँ फिलिस्तीन की और इजराइल की, तो भारत इजराइल फिलिस्तीन से भी बात कर सकता है। मैं बात करूं अगर इजराइल अमेरिका और दूसरी तरफ ईरान से, तो भारत इन तीनों से बात कर सकता है। अगर मैं बात करता हूं कि ईरान बनाम सऊदी अरबिया, कतर, यूएई, जॉर्डन, इन किसी कंट्री से भारत का इस समय का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो विश्व में एक्सक्लूसिव सबसे बात कर सकता है, सबके साथ उसके संबंध है। तेल का संकट पूरे विश्व में खड़ा दिखाई दे रहा है। इसके अतिरिक्त एलपीजी, पीएनजी का संकट पूरे विश्व में खड़ा दिखाई पड़ रहा है, हमारे यहाँ भी दिखाई दे रहा है। हालांकि भारत सरकार में पेट्रोलियम के सेक्रेटरी ने ये बात कही है। उन्होंने कहा जो मेरे पास डिटेल है, उस डिटेल के अनुसार किसी भी गैस डिस्ट्रीब्यूटर के पास ऐसा नहीं है कि गैस उपलब्ध ना हो। और रिफिलिंग 30% बढ़ा दी गई है, यानी कि प्रोडक्शन 30% बढ़ा दिया गया। लोगों का, राहुल गांधी ने एक प्रदर्शन किया, उस प्रदर्शन में प्रदर्शन में कहा गया, बाकायदा तख्तियां लगाई गई और उन तख्तियों पर यह लगाया गया कि चूल्हा जलाओ और अमृतकाल मनाओ। हालांकि उनके समय पर तो गैस मिलती ही नहीं थी, कालाबाजारी होती थी। आज वैसी ही, जब सरकार कह रही है कि भाई एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन पर सबके पास सिलेंडर हैं, हर एक सप्लायर के पास, हर एक सब्सक्राइबर के पास सिलेंडर है, वो देगा हमारे पास स्टॉक है या जो हमारे पास रिपोर्ट है उसके अनुसार। लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये है कि लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा है। तब मुझे लगता है कि वो राहुल गांधी जो कर रहे हैं उसकी कालाबाजारी, भारत में कालाबाजारी बड़ी तेजी से होती है। भारत में बड़ी तेजी से लोग स्टॉक इधर से उधर करना शुरू कर देते हैं। भारत इन मामलों के लिए जाना जाता है कि करप्शन अब नेटवर्किंग में आ चुका है। इसलिए ये बात अगर दोनों के डेटा को मैच करेंगी, जो आम जनता अखबार दिखा रहा है, जो न्यूज़ वाले दिखा रहे हैं, और सरकार का डेटा कह रहा है कि हमने सबको सप्लाई की है, बल्कि ट्रकों की संख्या बढ़ा दी गई है, रिफिलिंग बढ़ा दी गई है 30%, प्लांट तो बढ़ा ही दिए गए हैं। जब 32 लाख सिलेंडर आज की तरह 32 करोड़ कनेक्शन भारत में हैं, इसमें से 12 करोड़ कनेक्शन तो अभी मोदी जी की सरकार के बाद उज्ज्वला योजना में दे दिए, और 50% से ऊपर वो बढ़ा दिए गए, दुगने और तिगुने कर दिए गए हैं। रिफिल के सेंटर बढ़ा दिए गए हैं और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बढ़ा दिए गए हैं। हर गांव में लगभग 2-3 गांव, 4 गांव में एक ऐसा वो बना दिया गया है। ये सब कुछ पहले से तय कर दिया गया। सवाल इसमें ये पैदा होता है कि इन पूरे मामलों में तो ये कालाबाजारी का मामला बनता है, और कालाबाजारी का मामला है तो सरकार उस पर सख्ती से कह रही कि हम इसको सख्ती से डील करेंगे। लेकिन अब एक बात तो जगजाहिर है कि भाई एलपीजी गैस और पीएनजी गैस और क्रूड ऑयल भारत में हरमूज के बंदरगाह से नहीं आ पा रहा। और केवल भारत में नहीं, संसार का 60 से 80% क्रूड ऑयल और एलपीजी उसी मार्ग से आती है। हमारे यहाँ भी उस मार्ग से आती है। लेकिन अच्छा ये हुआ कि भारत ने रशिया के साथ अच्छे संबंध बना लिए हैं, और रशियन गैस इस समय हमारे पास अदर सोर्सेज से 70% गैस और 70% क्रूड ऑयल आ रहा है। 30% की डिपेंडेबिलिटी हरमूज की उस पर रह गई है। एक विवादित विषय ये हो रहा था कि भाई आयतुल्ला के मरने के बाद मोदी जी ने कोई बात नहीं की। आयतुल्ला के मरने के बाद मोदी जी ने ना ही ईरान के विषय में कोई बात की, ना शोक किया। हालांकि ईरानी एम्बेसी से मैं खुद निकल रहा था अभी 2-3 दिन पहले, एम्बेसी के सामने से तो बड़ी फोर्स लगी थी, तो बाद में पता लगा कि आयतुल्ला खुमैनी का वहाँ पर शोक सभा रखी गई है और विक्रम मिस्री उसमें प्रेजेंट हुए, भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेशन हुआ। इसके अतिरिक्त भारत ने उन सभी देशों से बात करी जिनका ईरान से 36 का आंकड़ा था, जो ईरान के विरुद्ध खड़े थे। ऐसे 10 देशों से बात करी भारत ने, जिस पर ईरान ने बम डाल दिए, जिसमें ईरान ने ड्रोन भेजे हैं, जिसने ईरान में मिसाइलें भेजी हैं। और ईरान का कहना यह है कि वो अमेरिकन सेंटर बने हुए हैं, अमेरिकन बेस बने हुए हैं,
हम उन देशों को तोड़ रहे हैं, हमारा उन देशों से कोई लेना देना नहीं, जिस देश में ये बने हुए हैं वो देश से हमारा वो नहीं है। लेकिन भाई मिसाइल डाली जाती तो इतनी टेक्नोलॉजी तो उनकी अच्छी नहीं है कि वो सीधा जिस ए पॉइंट पे मारे तो ए पॉइंट पर ही गिरे। अगल बगल वो दुबई में भी घुस गए, वो इधर उधर भी घुस गए, वो कई जगह पर घुस गए, बिल्डिंगें गिराई गई, ऐसी सूचनाएं आई। लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री जी ने मतलब इजराइल से बात की, फिर सऊदी अरेबिया से बात की, कतर से बात की, जॉर्डन से बात की, यूएई से बात की, सबसे प्रधानमंत्री ने बात करी। फाइनली लोगों ने कहा कि इसका मतलब है प्रधानमंत्री जी ने जो कह रहे थे कि हम न्यूट्रल हैं, हमें कोई दोनों से लेना देना नहीं है, हम युद्ध के विरुद्ध हैं, हम युद्ध के पक्ष में नहीं हैं, वो बात ठीक नहीं है। लोगों का कहना ये मतलब जो क्रिटिसाइजर हैं उनका कहना ये शुरू हो गया कि नहीं नहीं ये ईरान से भी बात करते। प्रधानमंत्री जी ने 12 तारीख को ईरान से बात कर ली, ईरान के राष्ट्रपति से बात कर ली, ईरान के राष्ट्रपति को आश्वासन दिया कि भारत युद्ध विराम के लिए कोशिश करेगा और भाई युद्ध में मजा नहीं है, बात में मजा है, अब बुद्ध का रास्ता अपनाओ, इस्लाम के रास्ते से अलग हटकर। मतलब प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री है, उन्होंने कहा कि इस्लाम के रास्ते से नहीं, आप बुद्ध के रास्ते से बात करिए और हम इस पक्ष में हैं कि वार्ता से सब चीजें होनी चाहिए, युद्ध कोई सलूशन नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो भारत के प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने ये कहा, हरमूज के बंदरगाह से हमारे शिपमेंट आ रहे हैं, भारत में संकट खड़ा हो सकता है, उनके लिए आपको ध्यान देना चाहिए। हालांकि उसी दौरान जैसे ही प्रधानमंत्री की बात हुई तो भारत में ईरान के राजदूत ने भी स्टेटमेंट दे दिया और ये कहा कि कोशिश की जाएगी कि हरमूज के जलडमरू से भारत का शिपमेंट निकल आए। हालांकि कतर से हम चक्की उधर ही से हमारा आता है, सऊदी अरेबिया से आता है, यूएई से आता है, कतर से आता है। एलपीजी संकट की बात ये कही गई कि एलपीजी का स्टॉक खत्म हो रहा है, तो दो बड़े टैंकर, दो बड़े शिपमेंट हरमूज की जलडमरू में फंसे हुए थे जो कतर से आते हैं। क्योंकि पूरे विश्व का एलपीजी 80% कतर सप्लाई करता है, कतर से वो रास्ता इधर की तरफ आए तो उसके लिए दो शिपमेंट आज मुंबई पहुंच गए। यानी कि एलपीजी संकट के नाम से जो देश में कहा जा रहा है एलपीजी संकट, और जो मुनाफाखोरों ने उसको रोक लिया है या लोगों ने सिलेंडर स्टॉक कर लिए हैं या भाग लिए हैं दौड़कर। भारत का तो आलम यह है कि नमक भी कभी 100 200 रुपए किलो बिक जाता है। क्यों? क्योंकि आदमी भागा कि कौआ कान लेगा, कलौआ कान लेगा, वो दौड़े कौआ कान लेगा। अब कौआ नहीं देखा, उन्होंने आपकी नाक कटी, कान कटा तो अपना कान नहीं देखा, दूसरे से कहने लगे मेरा कान कट गया। वैसे ही भारत में ये स्वभाव है कि यहाँ तो नमक तेल भी कभी कभी 100 200 रुपए 500 रुपए बिका है, क्योंकि ये हो गया कि नहीं हो रहा है। भारत में तो ये भी हुआ है कि सब लोग पत्थर हो रहे हैं। मैं उस समय कानपुर में था, कानपुर में अफवाह उड़ी कि पत्थर हो रहे हैं, तो मालूम पड़ा सारे लोग रात भर जागे कि भाई अगर जागते रहोगे तो पत्थर नहीं बनोगे, नहीं तो सब आदमी पत्थर बन रहे हैं। और लोग ऐसा करे, मुंह नुचवा वाला चला कानपुर में, खूब मुंह नुचवा आता है और वो मुंह नोच ले जाता है, बड़ी दहशत फैलाई गई। ये सब अफवाहें भारत में अक्सर फैलती रहती हैं। इसी तरह की अफवाह जब एलपीजी और पीएनजी को लेकर फैली तो फिर मुनाफाखोरों ने उस पर काम दिखाना शुरू कर दिया और उन्होंने स्टॉक करना शुरू कर दिया। अब मुनाफाखोरों का जो स्टॉक है उसके विरुद्ध ये दो बड़े टैंकर आ गए। इसके अतिरिक्त अभी मुंबई में ही हमारे पास एक क्रूड ऑयल का परसों पहुंचा था और अभी 8 से 10 ये सूचना है कि 8 से 10 क्रूड ऑयल से भरे हुए टैंकर अब हरमूज के जलडमरू से ईरान ने पास करने की बात कही है और वो चल दिए हैं। वहां से कुछ तो रास्ते में हैं, मतलब पार कर गए हैं हरमूज के जलडमरू को, कुछ उस तरफ हैं जो हरमूज के जलडमरू में इस समय हैं। ईरान टारगेट करके जहां कहीं भी गैस सप्लाई और क्रूड ऑयल की सप्लाई हो रही थी, ईरान टारगेट करके उन टैंकरों को उड़ा रहा था। उसने अमेरिकन टैंकरों को भी उड़ा दिया था। हालांकि भारत सरकार ने इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए कनाडा से और अमेरिका से और अफ्रीका से, उन देशों से भी गैस और क्रूड ऑयल की व्यवस्था शुरू कर दी है। वहां से भी कुछ वो चल दिए हैं। इधर रशिया के साथ हमने और ज़्यादा इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है। रशिया को और कॉन्ट्रैक्ट दे दिए गए हैं, वहाँ से भी चालू हो गया है। भारत में इन परिस्थितियों में जब प्रधानमंत्री ने ईरान से बात की तो लोगों को ये लगा कि ये कैसे प्रधानमंत्री हैं, उधर सऊदीया से बात करते हैं, मतलब सुन्नियों से बात करते हैं, उधर ईसाइयों से बात करते हैं, उधर यहूदियों से बात करते हैं और दूसरी तरफ शियाओं से भी बात करते हैं। लोगों को लगा कि ये प्रधानमंत्री किस तरह के हैं। मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री की जो एक पॉलिसी, भारत की एक पॉलिसी भारत प्रथम का मतलब भारत प्रथम, हमारी सबसे दोस्ती है, हमारी किसी से बैर नहीं है।
और ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, हम दोस्ती ही मानते हैं, बैर तो किसी से मानते नहीं। बैर पाकिस्तान अगर मानता है, उसका उद्देश्य है हिंदुस्तान को कब्जा करना, दारुल इस्लाम बनाना, तो फिर उनके घर में घुस के भी मारते हैं। और उनको अब तो अफगानिस्तान जो कर रहा है वो पाकिस्तान के लिए उचित संदेश है। लेकिन भारत की अपनी एक यूनिक पॉलिसी है। देखिए, भारत आपके पचड़े में नहीं पड़ेगा, भारत के अंदर ही फ्रंट खुले हुए हैं, भारत के अंदर जिहादी बैठे हुए हैं। पहले उनसे निपटे कि पहले ये ईरान और इराक और इजराइल और सऊदी अरेबिया करें? भाई आप अपना देखो, हम अपना देखते हैं। मेरे ऊपर संकट है, हम सिंपैथी सबके साथ रखते हैं। आपके यहाँ संकट आएगा, खाने पीने की जुगाड़ नहीं होगी, वो हम कर देंगे। दवाइयों की जुगाड़ नहीं होगी, वो हम कर देंगे। अफगानिस्तान में उदम हुआ, हमने दवाइयों की जुगाड़ कर दी, हम उनके खाने पीने की जुगाड़ें कर दी। हम उधर इजराइल में भी खाने पीने और इसकी सबकी जुगाड़ें कर सकते हैं। भाई आप मारो मरो, लेकिन ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पर हम आपके मददगार हो सकते हैं खाने पीने की जुगाड़ के लिए और दवाइयों के लिए जुगाड़ के लिए। ये भारत की अपनी पॉलिसी है कि हम लड़ने वाले देश नहीं हैं। जो हमसे लड़ेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम अपनी तरफ से लड़ने वाले नहीं हैं। और दूसरों के पचड़ों में हम कोई मध्यस्थता करने वाले भी नहीं हैं, जब तक कि दोनों पक्ष हमसे वार्ता ना करें। यह भारत का अपना एक स्वभाव है। इस स्वभाव के कारण ही ये केवल विश्व में एक कंट्री के लिए ईरान ने गैस के टैंकर और क्रूड ऑयल के टैंकर हरमुज जलडमरू से निकलने की अनुमति दी है। और जो वो टारगेट कर रहे थे, जब भारत सरकार उनको इन्फॉर्म करती है कि हमारा इस नाम का इस फ्लैग के साथ कहीं जो भारत के फ्लैग लगे हुए हैं, उन भारत के फ्लैग लगे हुए क्रूड ऑयल और गैस के टैंकरों पर ईरान बम नहीं डाल रहा है और ना ही ईरान मिसाइलें उस पर डाल रहा है। ईरान ने आश्वासन भी दे दिया है उनके राष्ट्रपति से बात होने के बाद कि भाई हम पूरी सुरक्षा करने की भी कोशिश करेंगे। मतलब केवल हम ऐसा नहीं हमला नहीं करेंगे, हम सुरक्षित वो निकल जाएं ये भी सिक्योर करेंगे। अब वो भारत में आने लगे हैं। आप सोचिए कि ये भारत है, भारत पर अब एक सवाल है कि भारत बदल गया है या भारत बदल रहा है। मैं समझता हूं कि भारत अब बदल रहा नहीं है, भारत अब बदल चुका है। और भारत बदल चुकने के बाद अब अपना रास्ता तय कर चुका है, अपना वे ऑफ लाइफ तय कर चुका है, जो भारत का और हिंदू स्वभाव है। और संसार में, विश्व में भारत कैसे प्रिवेल करेगा और कैसे संसार के साथ संबंध बनाएगा और संसार को अपने लिए कैसे उपयोग के लिए दोहन कर सकता है, ये सब कुछ अब नए भारत को मालूम है। नए भारत अब बड़ी तेजी से विकसित हो रहा है। नया भारत अब बहुत तेजी से विकास के अलावा संसार के साथ संबंध बना रहा है, अपनी शक्ति को भी अर्जित कर रहा है, ताकि कोई दूसरा मेरी तरफ ना देख सके, कोई दूसरा हमको टारगेट ना कर सके। मैं समझता हूं कि हमारे लिए खुशखबरियां हैं और ये भारत, नए भारत की ये आगाज़ है, नए भारत का ये संदेश है और नए भारत का ये चिन्ह है कि भारत प्रथम और कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं। कोई दोस्त हो सकता है, दुश्मन तो कोई नहीं। और हम अपनी शक्ति को इस स्तर पर बढ़ाएंगे कि विश्व का कोई देश हमारी तरफ न देख पाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।